हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट 3 टॉपिक पार्ट हम पढ़ चुके हैं। चौथा टॉपिक है और चौथा पार्ट हम शुरू कर रहे हैं आज। चौथे पार्ट में हम पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में तकनीक या प्रौद्योगिकी कितनी थी और किस तरह से वो इसमें डेवलप थे या नहीं थे, या उनको नॉलेज था या नहीं था। प्रौद्योगिकी में जैसे ये आता है कि अयस्क से धातु को अलग करना। अयस्क का मतलब होता है कि मिश्रित धातु जो होता है, मिश्रित धातुओं से तुम दो धातुओं को अलग करना, वो कहलाता अयस्क। और मिश्रित धातु का निर्माण भी किया जाता था। अब तांबे के साथ चांदी व टीन को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाता था। और तांबे की आपूर्ति खेतड़ी राजस्थान से होती थी और हजारीबाग बिहार से। एक दो जगहों से इनको इन धातुओं की आपूर्ति होती थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस समय भी कितना विकसित थे और टेक्नोलॉजी थी उनके पास भी। ठीक है ना। अब आता कि चकमक पत्थर जो थे, चकमक पत्थर आते थे गोल, उन पत्थरों से बाट बनाए जाए। बाट आते थे तो मेजरमेंट के लिए, तोलने के लिए, वजन करने के लिए होता था। ठीक है। अब ये दूसरा हम टॉपिक लेते हैं इसके बाद कि हड़प्पा सभ्यता में मृतकों की अंत्येष्टि किस प्रकार की जाती थी। क्योंकि जो जन्म लेता है मरता भी है, और मरने वाले की अंत्येष्टि, जब एक मानव अगर किसी की मृत्यु होती तो उसका अंतिम संस्कार भी पूरे विधि विधान के साथ किया जाता था। तो वो विधि विधान क्या थे, किस तरह के थे और किस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार से अंतिम संस्कार होता था। पहला, हमें सर जॉन मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल ने बताया था हमें कि पहला आता था पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण होता था। दूसरा आंशिक समाधिकरण, तीसरा दाह कर्म। 3 प्रकार से होता था। अब मैं तीनों के बारे में आपको बताता हूँ कि तीनों क्या क्या है। ठीक है ना। तीनों की डिटेल हम पढ़ते हैं। पहला, पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था कि शव को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। शव को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता में कब्र ऐसी मिली है हमें, जिसे दक्षिण एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि बिल्कुल इसे उल्टा था। ठीक है ना। इसमें क्या नॉर्मली ये होता है उत्तर से दक्षिण की ओर, लेकिन एक अवशेष ऐसा भी हमें मिला है जिसमें शव को कब्र में दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है। ठीक है ना। और सबको ताबूत में रखा जाता था, क्योंकि कोई भी शव तो सीधा नहीं दफनाया जाता था, उसको ताबूत के अंदर रखा जाता था। इसकी पहचान विशेष कब्र से की जाती थी। उसके ऊपर नाम लिखा होता था, कोई चिन्ह, विशेष चिन्ह होते थे इस तरह से, तो उस चिन्ह से पता चल जाता था कि ये कब्र इस व्यक्ति की है। लोथल में मिली है, लोथल गुजरात, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, लोथल गुजरात में स्थित है। और वहाँ से अब ये भी है कि लोथल पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का अवशेष भी मिला। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट और याद रखना कि लोथल में शव को पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाया जाता था। पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का भी बताया जाता है कि इस तरह पे भी एक अवशेष मिला है। लोथल से ही युग्म शव मिला। लोथल, अगेन ये याद रखना, युग्म शव दफनाया गया था। युग्म यानी कपल, जोड़ी में स्त्री और पुरुष दोनों का मिला है। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये याद रखना कि ये प्रश्न बन सकता है कि युग्म शव कहाँ मिला है। तो युग्म शव का मतलब होता है, युग्म का मतलब होता है कपल, जोड़ी, वो युगल। और युगल में लोथल गुजरात से हमें ये मिला है। ठीक है ना। इससे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा भी सम्मिलित थी। उस सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा के बारे में आप जानते होंगे, पहले पढ़ा होगा, तो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि सती प्रथा का मतलब होता है कि पति की मृत्यु पर पत्नी का जीवित उसकी चिता के साथ जल जाना, यह सती प्रथा कहलाता है। तो यानी कि ये बात उस समय भी थी कि सती प्रथा थी, तभी वो महिला उसके साथ ही उसने भी अपना मृत्यु उसकी भी हुई थी, उसने मृत्यु को स्वीकार किया था। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से मरना पसंद नहीं करता है, उसको किस तरह से या तो मरे है या मारा गया है, ये बात अलग होती है।
सती प्रथा में हमारे यहाँ ये होता था कि स्त्री को उस पति की चिता के साथ जीवित जलाया जाता था। ये उत्तर भारत में होता था, ठीक है ना। लेकिन लोथल युग में सब दफनाया गया है, स्त्री और पुरुष दोनों का, ये याद रखना। और सबसे बड़ा कब्रिस्तान, सबसे बड़ा कब्रिस्तान जिसे नाम दिया गया था R37, क्या नाम दिया गया था? R37। हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला जिसे H कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। R37 और H, ये संस्कृति बताया गया कि ये दो चीजें हमें मिली है। R37 गुजरात लोथल में मिला है, ये भी याद रहे। अब आता है दूसरा, आंशिक समाधान क्या है? आंशिक समाधान क्या होता है? सब को पशु पक्षियों द्वारा, सब जो होता था उस सब को पशु पक्षियों के द्वारा खाया जाता था, और उसके बाद जो बचा हुआ अवशेष होता था उस अवशेष को दफनाया जाता था। यानी कि मृतक आदमी की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद उसको छोड़ दिया जाता था, और पशु पक्षी जो होते थे वो उस शव को खाते थे, नोचते थे। उसके बाद जो उनके खाने के बाद जो सब बच जाता था उस सब को दफनाया जाता था। ये कहलाता है आंशिक समाधान, आंशिक समाधिकरण। ये इसमें क्या होता था? इसमें शव को पशु पक्षियों के हवाले कर दिया जाता था और वो उसे खाते थे, नोचते थे। उसके बाद जो अवशेष बच जाता था उस अवशेष को दफनाया जाता था। ये कहलाता है आंशिक समाधान, ठीक है। इसके बाद आता है कि दाह कर्म या क्लेश समाधान, दाह कर्म या क्लेश समाधान। इसमें क्या था कि दाह के पश्चात, मतलब एक बार अंतिम संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार के बाद जो अवशेष बच गया उस अवशेष को किसी कलश या मधुसा बर्तन में डालकर रखकर दफनाना होता था, उसको दफना दिया जाता था। जब जला दिया जाता तो दाह कर्म होते, दाह कर्म के बाद उसको किसी बर्तन में या किसी में डाल कर उसको दफनाया जाता था। तो ये चीज होती है। क्लेश समाधान में ये होता था। तीनों तरह के मैंने आपको बताए। अब चलते हैं हम कि हड़प्पा सभ्यता में मेडिकल की फैसिलिटीज कैसी थी, या चिकित्सा विज्ञान जो था वो चिकित्सा क्या था, उसमें क्या चिकित्सा विज्ञान था? क्योंकि जहाँ इंसान होगा तो वहाँ बीमारियां भी होती, तो दवाइयाँ भी होती है, उसका इलाज भी होता है। हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान, जिस तरह से हम आयुर्वेद की बात करते थे, आयुर्वेद जड़ी बूटियाँ, फल वृक्ष, जो प्राकृतिक चीजें होती थी उन्हीं से उसका इलाज होता था, ठीक है ना। विशेष प्रजाति के वृक्षों से, फलों के रसों से उसका सेवन होता था। हिरणों के सींगों से, ये याद रखना, मेडिकल में हिरणों के सींगों से, हिरणों के सींगों से चूर्ण बनाया जाता था। हिरणों के सींगों से चूर्ण बनाया जाता था, और उससे समुद्र के फेन, फेन का मतलब होता है जाल, समुद्री फेन जो होता था, फेन यानी जो झाग होता था, उस झाग से दवाइयां बनाई जाती थी और उन दवाइयों से इलाज किया जाता था। अब कई तरह की बीमारियां से आज भी हम सुनते हैं कि शिलाजीत हुआ, संजीवनी की सुनते, तो वो चीजें उस समय मौजूद थी, और उनका अब ये चीज होता है कि आज भी मौजूद है। किसको कितना नॉलेज है वो एक अलग बात होती है। अब एक चीज और आती है कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन क्या था। हड़प्पा सभ्यता में जीवन जीने के लिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए कमाना पड़ता है, कमाने के लिए काम करना पड़ता है, वो काम क्या करते थे और कैसे काम करते थे, क्या क्या काम करते थे। पहला जो जैसे शुरू से चला आ रहा है, आज भी है कि भारत कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज द बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है इंडिया, उस समय भी था, आज भी। कृषि उस समय भी होती थी, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री थी उस समय भी, व्यापार होता था, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग का मतलब छोटे उद्योग जो होते थे, हर घर में उद्योग होते थे। हम ये सुनते आ रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो भारत की सोने की चिड़िया वाकई नहीं थी। सोने की चिड़िया ये थी कि उस समय हर व्यक्ति के हाथ में काम था, हर घर में काम होता था, उस काम सभी करते थे, सभी कमाते थे, तो पैसे बचते थे, तो सभी खुशहाली थी। माप तोल के बाद, मतलब बाट तोलते थे, माप तोल कैसे किया जाता है, हर चीज का किलो में होगा, ग्राम में होगा या लीटर में होगा, वो सब चीजें, तो उसके भी बाट बने होते। मैंने बताया था कि चकमक जो पत्थर होता था उस पत्थर से बाट बनाए जाते थे, ठीक है ना।
कृषि में क्या क्या था, किस किस चीज़ की खेती होती थी, ठीक है ना। तो खेती जो जैसे जो गेहूं, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों जैसे फसलें उगाई जाती थी, और इनका उत्पादन, फसलें होती थी उसका उत्पादन फावड़े से तो नहीं लेकिन मिला है, लेकिन हाँ हल के अवशेष मिले, हल के अवशेष मिले हैं हमें। हल जिसे खेती में काम लिया जाता है ना, प्लग जिसे कहते हैं, उसके अवशेष कहाँ से मिले हमें? हल के अवशेष कालीबंगा से मिले। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान से इसके अवशेष मिले हैं हमें। फसल को पाषाण के काटने के लिए हंसिया का प्रयोग, हंसिया आज भी प्रयोग किया जाता है पर रूप बदल गया। हंसिया पत्थर से बनाया जाता था, उससे फसलों को काटने में काफी अच्छा प्रयोग किया जाता था। और अनाज को धोने के लिए अनाज काटा जाता था, काटने के बाद उसे धोया जाता था। जो धोया जाता था तो 2 पहियों वाली गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। 2 पहियों वाली गाड़ी बनाई जाती थी, जैसे बैलगाड़ी जैसा होता था उस तरह से बनाया जाता था, जिससे बैल सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु था। बैल, ऑक्स प्रमुख पशु था सिंधु सभ्यता का। ये याद रहे कि बैल जो था वो सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु कौन था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु बैल था। बैल किसान के लिए बहुत उपयोगी होता था, हल चलाने के भी काम आता था और सवारी के भी काम आता था बैलगाड़ी के तौर पे। अब आते हैं एनिमल हस्बेंड्री क्या थी। एनिमल हस्बेंड्री किन किन पशुओं का वो उपयोग करते थे? बकरी, भेड़, सुअर, भैंस आदि पालते थे वो। बैल के रूप में सांड प्रमुख पशु था। इसके अतिरिक्त हाथी भी पाला जाता था, हाथी और पाले जाते थे। परंतु ये इंपॉर्टेंट बात थी, एक और बता रहा हूं मैं आपको, घोड़े से परिचित नहीं थे। घोड़े से परिचित नहीं थे। ये याद रहे, सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। यह प्रश्न भी बनता है कि किस पर कौन सा प्रमुख पशु था और ऐसा कौन सा पशु था जिससे वो परिचित थे या नहीं थे। ये भी हो सकता है जब बैल है तो घोड़े से परिचित होंगे, ये प्रश्न हमारे दिमाग में घूमता होगा, लेकिन प्रश्न क्या है कि वो घोड़े से परिचित नहीं थे, ठीक है ना। वे कुत्ते और बिल्ली भी पालते थे। कुत्ते तो वफादारी का था तो वो सुरक्षा के लिए पाले जाते थे, बिल्ली भी पाली जाती थी। साथ ही तोता, पक्षियों में तोता, मयूर, मयूर यानी मोर, मूंगे, भालू, चीता, खरगोश, बत्तख, हिरण आदि भी के चित्र उनकी मूर्तियों में मिले। चित्र मिलने का मतलब ये है कि जब वो चित्र थे तो बस ये भी थे, क्योंकि जब चित्र बनाए गए, चित्रकार ने चित्र बनाए तो पशुओं को, पक्षियों को देखा होगा तभी उसने चित्र बनाया। इसका मतलब ये था कि इनकी मौजूदगी भी वहां पर थी, परंतु इनके अवशेष कहीं नहीं मिले। मयूर, भालू, चीता, खरगोश, बत्तख, इनके अवशेष नहीं मिले, इनके चित्र मिले। तो चित्र है तो अवशेष नहीं मिले, तो शायद होंगे वो भी, है वो भी, ठीक है ना। अब आता है व्यापार पे क्या क्या, व्यापार क्या करते थे, कैसे करते थे और क्या व्यापार में उनके पास क्या क्या साधन थे। हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे, व्यापार में को बहुत महत्व देते थे हड़प्पा के लोग। नाप के लिए शीशे की पटरी, शीशे की पट्टी का मतलब जो स्केल होती है ना, उस स्केल का प्रयोग होता था नापने के लिए। 1 मीटर की होती थी, उस मीटर को नापने के लिए प्रयोग किया जाता। शीशा होता है कांच के जैसा, कांच नहीं होता, कांच के जैसा होता है। चनहूदड़ों में उत्खनन से प्राप्त पत्थरों के एक बाट का प्रयोग कारखाना मिला। चनहूदड़ों से हमें मिला है कि भाई हाँ, वहां पर हमें ये मिला है कि बाट बनाने का कारखाना मिला है, जब पत्थरों से बाट बनाए जाते थे। किससे? चकमक पत्थर से बाट बनाए जाते थे। तो चकमक पत्थर से जब बाट बनाए जाते तो उसका कारखाना कहाँ था? चनहूदड़ों। ये प्रश्न बन सकता है कि चकमक पत्थर से बाट बनाने का कारखाना कहाँ मिला था? चनहूदड़ों से, ठीक है ना। समाज में अनेक व्यापारिक वर्गों के लिए रहते थे। व्यापारिक वर्ग अलग अलग थे, जिसका जितना लेवल हो गया जिसका जितना वैसे चलते थे। जिनका कार्य केवल व्यापार या व्यवसाय से होता था, इनको, अब इनके क्या क्या नाम थे देखो। कुम्हार, कुम्हार कौन होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है ना।
सुनार, सुनार वो होता था जो सोने के आभूषण बनाता है, वो सुनार। बढ़ाई जो लकड़ी का काम करता है, सुथार। ये भी थे उसमें, ये सारे काम होते थे। लकड़ी का काम भी होता था, सुनार का भी होता था, ठीक है ना, मिट्टी का काम भी होता था। आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त इनका विश्व के अंदर कहां कहां से इनका व्यापार होता था? ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया यानी मिस्र की सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया। ये मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि मिस्र की सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया। इराक के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। इराक के साथ भी, ईरान और इराक दोनों अलग अलग देश है, दोनों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे, ठीक है ना। ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे। अतिरिक्त इन सब के अलावा भी हम ये कह सकते हैं कि व्यापार वस्तु विनिमय में होता। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय का मतलब ये होता था कि वस्तु के बदले वस्तु देना, वस्तु के बदले वस्तु देना, ये कहलाता था वस्तु विनिमय। चावल के बदले आटा ले लिया और कपड़े के बदले अनाज ले लिया, इस तरह से ये होता है, ये वस्तु विनिमय कहलाता था। और मध्यम से जिनकी बाहरी व्यापार मोहरों से किया जाता है, मोहरे यानी सिक्के भी थे, उन सिक्कों से भी व्यापार होता था। और दूर देशों में जहाज रानी का प्रयोग किया। जहाज रानी का मतलब क्या होता है कि अगर बाहर किसी और देश के व्यापार होता था, दूसरा साधन क्या था इनके पास? एक नाव होती थी, उस नाव से आने जाने का साधन होता था, यानी जल व्यापार, जल का रास्ता था, ठीक है ना। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि उस समय दूसरे साधन तो इतने थे नहीं, जिनका आविष्कार हुआ नहीं था। इसलिए इनके पास जो साधन था, अगर आता है कि विदेशों से या किसी अन्य जगह से इनका व्यापार करते थे, सामान के आने जाने का साधन, वो साधन था केवल जल, ठीक है ना। नाव में आने जाने का साधन इनके पास था। अब एक आता है टॉपिक जिसे कहते हैं कुटीर उद्योग। क्या थे कुटीर उद्योग? कुम्हारों के द्वारा चकमक से, चाक से निर्मित मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी। कुम्हार जो मिट्टी का काम करता था, मिट्टी की मूर्तियां बनाता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, मिट्टी के खिलौने बनाता था, और इसके अतिरिक्त ईंटों का भी निर्माण करता था। ईंटें बनाई जाती थी ईंटों से, और ईंटें, क्योंकि ईंटें मकान बनाने में काम आती थी, घर बनाने में काम आती थी, रोडे बनाने में, सभी जगह। क्योंकि हमने नगर नियोजन देखा है, हमने पढ़ा था नगर नियोजन कैसा है, बहुत सुंदर तरीके का नगर नियोजन हमने पढ़ा था, तो उसमें ईंटों का प्रयोग बहुत होता था। इस काल में हाथी दांत, तो सीपीय धातु के आभूषण बनाए जाते थे। हाथी दांत के आभूषण बहुत कीमती होते हैं, बहुत महंगे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, वो भी बनाए जाते हैं। सीपिया क्या होता है? जो समुद्र से निकलने वाला सीप होते, शंख जैसे, वो सीप कहलाते हैं। उस सीप के भी आभूषण बनाए जाते थे। हाथी दांत के भी और सीपियों के भी आभूषण बनाए जाते थे। अब आता है अगला टॉपिक है कि माप तोल। अब आगे मैं अगले टॉपिक्स आपको कल नए वीडियो में बताऊंगा। आपको ये मुझे बताइए कमेंट्स करके कि आपको ये वीडियोस में कोई प्रश्न अगर आपका आता है तो मुझे कमेंट्स जरूर करें, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू।